चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही पुरानी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और आज हम कुछ इनइक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टी ही है, चाहे आप उसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और यह समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी इनइक्वालिटीज़। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इनइक्वालिटीज़। तो लिख लेते हैं इसमें कुछ एक दो पॉइंट, फिर उसके बाद इसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं और क्या है हमारी ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी। तो राइट डाउन इफ़ एट एवरी पॉइंट, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इफ़ एट एवरी पॉइंट एक्स ऑफ एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में a कॉमा b गिवन है, द इनइक्वालिटीज़, और कुछ इक्वालिटीज़ फंक्शन के टर्म में गिवन है। सबसे छोटा फंक्शन gx है, उससे बड़ा फंक्शन fx है और सबसे बड़ा फंक्शन hx है, आर फुलफिल्ड देन लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे a to b gx dx लेस देन और इक्वल टू a to b fx dx लेस देन और इक्वल टू a to b hx dx। सीधी सी बात ये है, अगर हम यहाँ पर इतना सब कुछ ना सोचें तो हमें ये सीधी सी बात पता है कि a to b जो होता है वो fx dx एरिया होता है। कोई फंक्शन अगर बड़ा है तो उसका एरिया भी बड़ा होगा। यही वो प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज़ में कि अगर दो तीन फंक्शन हमको गिवन है और जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली एरिया के इक्वल होता है। जो एरिया होता है वो एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बताता ये, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एरिया के इक्वल होता है। तो अगर किसी फंक्शन का वैल्यू बड़ा है तो इसका मतलब वो उसका एरिया भी बड़ा होगा। यहाँ पर हम ये ज़रूर लिख लेते हैं कि वैसे तो a to b बोला है तो पता ही है कि a छोटा होगा और b बड़ा होगा, क्योंकि a से b का मतलब ही होता है कि छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और जो कि बहुत इजी है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो बड़ा होगा तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं कि किस टाइप से होगा। वैसे तो ये इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैथमेटिकली समझ लेते हैं। वैसे तो हमें समझ में आ ही गया है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू बड़ी है तो उसका एरिया भी बड़ा होगा, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन के उसमें हम देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तीन फंक्शन है हमारे पास,
जो सबसे छोटा फंक्शन है उसका नाम है gx, और लिमिट जो है हमें लेनी है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक। तो एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये है, एक फंक्शन और इससे बड़ा ये है, और एक फंक्शन कुछ इस टाइप से ये है। ये हमारे पास 3 फंक्शन गिवन है। ये x इक्वल टू a पर है, और ये जो है वो x इक्वल टू यहाँ पर b पर है। इसका नाम है fx, ये बीच वाले का नाम है fx, इसका नीचे वाले का नाम है gx, और ये है hx। तो आप देखो यहाँ पर जो एरिया होगा, अगर इसकी नेमिंग भी मैं कर दूँ तो ये है a, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ये e है, ये f है, और ये g है, और ये h। तो अगर हम बोले कि भाई ABCD का जो एरिया है वो आपको दिख रहा है, ये y इक्वल टू fx फंक्शन है, ये y इक्वल टू gx, ये y इक्वल टू hx। तो एरिया ऑफ ABCD, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ABCD होगा वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा एरिया ऑफ ABEF, और उससे भी बड़ा होगा एरिया ऑफ ABGH या ABHG, जो भी बोल लीजिए आप, होगा ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो एरिया है वो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट है ABCD का जो एरिया है। उसके बाद जो दूसरा एरिया जब आप लोगे तो वो जो उसका एरिया है उसको हम इस टाइप से अगर कर दें तो ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये पूरा का पूरा एरिया, और GH में पूरा का पूरा ले लेंगे, टोटल ABGH पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको। ABCD का जो एरिया है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट a टू b gx dx लेस देन और इक्वल टू लिमिट a टू b ABEF के लिए y dx लेंगे तो fx dx हो जाएगा, और थर्ड वाले के लिए जब एरिया लेंगे तो एरिया ABHG के लिए y जो है वो hx का काम कर रहा है तो hx dx हो जाएगा। तो यही तो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिख भी रहा है कि जो सबसे छोटा फंक्शन है, अगर हम ग्राफ में देखें तो सबसे छोटा है gx, फिर उससे बड़ा कौन सा है fx, और उससे बड़ा कौन सा है hx। चलिए, तो ये हो गई हमारी बहुत छोटी सी इनइक्वालिटी। अब कर लेते हैं उससे बेस्ड एक क्वेश्चन जो जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ I1 इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 अपॉन मॉड x dx एंड I2 इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, देन हमको इनको कंपेयर करना है, बताना है कि I1 इक्वल टू I2 है, I1 ग्रेटर देन I2 है, I1 लेस देन I2 है, या D इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको चेक करें और बताएं ज़रा कौन सा इक्वल होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें ABCD में। तो समझ में आ रहा कैसे करेंगे, कुछ आइडिया हो रहा है। हमें देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए 1 अपॉन
1/mod x का तो आप कर भी सकते हो। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कुछ ऐसे इंटीग्रल हमको गिवन होंगे जिनका हम डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। यहाँ पर ये दोनों तो इंटीग्रेबल हैं भी कि नहीं है, 1/√a² + x², और दूसरा वाला भी है। लेकिन कुछ अभी ऐसे भी क्वेश्चन में दूंगा जिसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें फंक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। इनमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फंक्शन को कंपेयर करना है और लिमिट 0 से 1 में देख लेना है, दोनों में अप्लाई करके किसकी वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। ओके, सी ऑप्शन आ रहा है, I1 जो है वो लेस देन I2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा दोनों फंक्शन कि फंक्शन में कौन किससे ग्रेटर है। तो आप ये बताइए कि mod x और √1 + x² में कौन बड़ा होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जो mod x होता है वो √x² के इक्वल होता है। ये तो सबको आइडिया ही है कि जो √x² होता है वो mod x के इक्वल होता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों। तो उसी तरीके से mod x और √1 + x² में कौन बड़ा होगा। अरे भाई, जब x² के इक्वल है तो इसका मतलब पक्की बात है कि इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो पक्की बात है कि ये बड़ा होगा। अब अगर ये बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, mod x भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और √1 + x² भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए इन दोनों को रिवर्स कर सकता हूँ मैं। तो 1/mod x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/√1 + x² से। तो अब यहाँ पर देखो ये कंपैरिजन हो गया। अब दोनों तरफ हमें क्या ले लेनी है, लिमिट्स। तो जैसे ही लिमिट ले लोगे 0 to 1 1/mod x dx, और यहाँ पर लिमिट ले लेंगे 0 to 1 1/√1 + x² dx। तो यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये I1 है और ये I2 है। तो I1 जो है वो क्या हो जाएगा, I2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और मैं देता हूँ, उसको भी ट्राई करते हैं एक बार। सेम वैसा ही है, आई की वैल्यू गिवन है, बस mod x की जगह इन्होंने x कर दिया उसको 1 से 2 dx/√1 + x², और j = गिवन है लिमिट 1 to 2 dx/x। देन हमको बताना है वही सेम ऑप्शन भी वही है, I = j, I greater than j, I less than j। चलिए इसको भी ट्राई करिए, फिर देखते हैं इसमें किसका सही आता है। तो इन्हीं दोनों फंक्शन को आपको कंपेयर करना है कि x² अंडर रूट के अंदर 1 + x² बड़ा होगा कि ये x बड़ा होगा। तो देखिए ये भी बहुत इजी है।
लिख लेते हैं इसको अगर आइडिया नहीं हो रहा तो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स है लेकिन वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। इन दोनों में ये बड़ा होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है और 1 ऐड कर रहा है। अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब 1 से 2 की बात हो रही है, जब 1 से 2 की बात हो रही है तो ये तो आएगा तो मॉड एक्स, लेकिन 1 से 2 में मॉड एक्स प्लस एक्स ही तो हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही तुम लिमिट 1 से 2 लगाने वाले हो तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 1 से 2 में, 0 से 1 में मॉड हमेशा बड़ा ही होने वाला है, मतलब प्लस ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 1 से 2 डी एक्स, ये भी 1 से 2 डी एक्स, आई जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई इज़ ग्रेटर देन जे हो जाएगा। ये जो अंडर रूट, अच्छा ये रिवर्स में है, ओके ओके, ये अपॉन में है तो पहले इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, तब उसके बाद लिमिट लेते हैं। पहले इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं इसको, क्योंकि अपॉन में चाहिए ना। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये डी एक्स के साथ लिमिट 0 टू 1 की जगह 1 से 2, और लिमिट यहाँ भी 1 से 2, तो ये हो गया आई लेस देन जे। तो अब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, एक क्वेश्चन और इसका लिख लेते हैं, वो भी आया हुआ है कभी, प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट I1 इक्वल टू, क्वेश्चन है नेक्स्ट, I1 इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और I2 जो है वो गिवन है लिमिट 0 टू 1 टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, और I3 जो है वो गिवन है लिमिट 1 से 2 तक टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और I4 गिवन है लिमिट 1 टू टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब इनमें से हमको ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। I1 ग्रेटर देन I2, I2 जो है वो ग्रेटर देन I1, I3 ग्रेटर देन I4, और I4 ग्रेटर देन I3। मोर देन 1 भी हो सकते हैं, तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे और फिर बताएंगे आंसर। करिए करिए चेक करिए इसको।
चेक कर लेते हैं साथ में। बिल्कुल सही है वैसे आंसर आपका। देखिए ऐसे करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है लिमिट जब x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होगा। जब कोई भी वैल्यू x की 0 से 1 के मिड में होगी तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। 0 से 1 के मिड का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा और उसका क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, और दोनों को 2 की पावर में भेज देते हैं तो तब भी 2 की पावर एक्स स्क्वायर ही बड़ा होने वाला है 0 से 1 के मिड में। तो बस अब यहाँ पर हमने फंक्शन को कंपेयर कर लिया, क्योंकि 2 की पावर एक्स क्यूब का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता है, होएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब को टी लेट करेंगे तो एक एक्स डी एक्स या एक्स स्क्वायर डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ही नहीं हमारे पास। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हमको याद रखना है। तो ये इसका नाम क्या है, I1 कि I2 है, क्या नाम है इसका, एक्स क्यूब का नाम है I2। तो ये हो गया I2 और ये हो गया I1, तो इसका मतलब I1 जो है वो ग्रेटर देन I2 हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब जरा दूसरे के लिए देखते हैं। जैसे हमने 0 से 1 की बात की, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 1 से 2 के बारे में बात हो रही है। तो 1 से 2 के बीच में अगर x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है तो अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब बड़ा होगा एक्स स्क्वायर। 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो कोई नंबर, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे बड़ा हो जाएगा, क्यूब करोगे और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 2 टू द पावर जो एक्स क्यूब है वो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी। तो लिमिट ले लेते हैं 1 से 2, 2 टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स ग्रेटर देन 1 to 2 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इसका नाम क्या है एक्स क्यूब का, I4, और इसका नाम है I3। तो I4 जो है वो I3 से बड़ा हो गया, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो अब इसमें ए और डी दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। तो इस टाइप के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं और ये बहुत इजी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया इनइक्वालिटी पे बेस्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जरा इनइक्वालिटी पे बेस्ड सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इसको हम 4 पार्ट या 5 पार्ट ऐसे करके एक पार्ट पहले देखते हैं क्या है। अगर कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका फर्स्ट पार्ट है ये ए पार्ट, फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो ये फार्मूला लगेगा b माइनस ए एफ ऑफ ए लेस देन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। ये हमारा फार्मूला यूज होगा जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तब के लिए है ये। ऐसा होता क्यों है वो अभी हम ग्राफिकली समझ लेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। एक कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो सबसे छोटी होगी, ए टू बी उससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा होगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। कैसे होगा उसके लिए हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं और चेक करते हैं। लेट y इक्वल टू fx be a function let y equal to fx। हमने एक फंक्शन लेट कर लिया
इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन सबको पता है क्या होता है, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले की बातें हैं ये सारी। ये एक फंक्शन हमने इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया, ये x इक्वल टू ए की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है x इक्वल टू बी की। तो अब जरा देखना यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है ये f ऑफ a की वैल्यू है और ये जो वैल्यूज है यहाँ पर ये f ऑफ b है। अरे भाई x की वैल्यू a पे y की वैल्यू a आ जाएगी तो f ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है ना, तो x इक्वल टू a पे f ऑफ a देगा और x इक्वल टू b पे f ऑफ b देगा। तो ये y की वैल्यूज हो जाएंगी, जो y एक्सिस में है ये y की वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब जरा देखो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो ये हो जाएगी b माइनस है। और ज़रा इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ ये वाली पॉइंट से। तो ज़रा बताओ कि अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ कि ये a है, चलो इसका नाम a रख लेते हैं, ये b है, इसका नाम रख लेते हैं कि ये c है, ये c है और ये d है, ये e है और ये f है। तो ज़रा बताओ ABCD का जो एरिया होगा वो क्या होगा। ये जो ABCD है इसका एरिया जब आप निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ जो है वो b माइनस ए आई हुई है और ब्रेथ जो है वो कितनी है, ये जो हाइट है ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक f ऑफ a है। तो यही तो एरिया लिखा हुआ है, ये जो LHS में लिखा हुआ ये एरिया नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ABCD सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स के बीच का एरिया कौन सा होगा, ये देखो y इक्वल टू एफ एक्स के नीचे का एरिया ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या ये इससे बड़ा नहीं होगा, ये जो ABCD है उससे तो बड़ा ही होने वाला। तो ये हो गया इसका एरिया y इक्वल टू, और इसका नाम हो गया ABED का एरिया, एरिया ऑफ ABED, एरिया ऑफ A, B, E और D। और इससे भी बड़ा एरिया कौन सा होगा, जो एरिया ऑफ होगा ABEF। ये देखो ABEF का एरिया पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, या मैं कहूँ कि ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया। तो ABEF का एरिया सबसे बड़ा होगा। तो यहीं से हमको ये प्रॉपर्टी प्रूफ होके नहीं आ गई कि फर्स्ट में जो इसका एरिया होगा ABCD का एरिया, उसको हम लिखेंगे b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको लिखेंगे लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। और इसको क्या लिखोगे आप, ABEF का एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो b माइनस ए के साथ क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। तो यही तो हो गया हमारा, जो हमने अभी फार्मूला ऊपर लिखा है कि ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें ये लेना है। अब बात क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ग्राफिकली भी हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसा होगा, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये फार्मूला वैलिड है। इस पे बेस्ड भी जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उस पर रिलेटेड। बस ये प्रॉपर्टीज हमको लर्न करनी पड़ेगी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो इसकी ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देख लेते हैं। अगर जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिया है, अब जरा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेते हैं। फॉर अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, इन a कॉमा बी, तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे f ऑफ a है ना, और जो ये f ऑफ b है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या थी, ये मिनिमम वैल्यू थी, इसको बोल सकते हो ना कि ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये सबसे छोटी वैल्यू f ऑफ a की थी इस फंक्शन में, और ये सबसे बड़ी वैल्यू b पे थी। ये मिनिमम था, ये मिनिमम वैल्यू थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
अगर इंक्रीजिंग में जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो मैक्सिमम है वो मिनिमम हो जाएगा। तो एफ ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस ए लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब बताइए ये प्रॉपर्टी में किसको प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी जो लिख दिया मैंने इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये तो डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाली हमने डिराइव कर दी तो ये ऑटोमेटिकली वही लिखी हुई है। बस डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा तो जो लोअर है वो अपर लिमिट बन जाएगी, जो अपर है वो वहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम बन जाएगी, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम। तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए में आ जाएगी। फिर भी एक बार इसको देखिए ग्राफिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू ए पर, तो ये दे देगा एफ ऑफ ए, और यहाँ पर x इक्वल टू बी पर, तो ये वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, एफ ऑफ बी। अब आप खुद समझदार हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर मुझे एरिया चाहिए इसका ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी का एरिया क्या आएगा, ये b माइनस ए है यहाँ से यहाँ तक, तो b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद जब कर्व का एरिया निकालेंगे तो कर्व का एरिया पूरा का पूरा ये आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो वो लिखा हुआ है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो कैसे आएगा, तो उसके लिए मुझे ये पूरा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, और यहाँ से ये रेक्टेंगल, तो b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बात अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। एक सी पार्ट कर लेते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है तो ये हो गया, डिक्रीजिंग है तो ये हो गया, नॉन मोनोटोनिक हुआ, कभी इंक्रीज कर रहा कभी डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ। तो थर्ड के लिए लिख लेते हैं, फॉर अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन मिल जाएगा कि जो ए और बी पर कभी इंक्रीज कर रहा कभी डिक्रीज कर रहा, तब क्या होगा। तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, एफ ऑफ सी आ जाएगा उसमें, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए लेस देन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी तक। अब ये कैसे हो गया, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको पहले बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो देखिए एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो एक फंक्शन ऐसा होगा जो कि कभी इंक्रीज कर रहा होगा और कभी डिक्रीज कर रहा होगा, तभी एक सी पॉइंट हमें लाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ज़रा ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। हमने कोई ऐसा फंक्शन एज्यूम कर लिया, पहले डिक्रीज हो रहा और फिर ये इंक्रीज हो रहा है इस टाइप से। ये x इक्वल टू ए का पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर कहीं पर x इक्वल टू सी पॉइंट हो गया, और यहाँ कहीं पर x इक्वल टू बी पॉइंट हो गया। अब ज़रा इनको ज्वाइन करा देते हैं। ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी f ऑफ c, ये वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a, और ये जो वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी f ऑफ b। अब ज़रा देख लीजिए आप खुद ही, आपको आइडिया हो जाएगा
कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें नॉन मोनोटोनिक फंक्शन ए कॉमा बी के लिए, तो ये एरिया जो है एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, ये कौन सा एरिया है, बी माइनस ए, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ये लेंथ हो जाएगी। तो ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो ये वाला एरिया होगा सबसे छोटा। फिर उसके बाद कर्व का जो एरिया है, जो कर्व के नीचे का एरिया है वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा और ये इसका एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया, और ये कर्व के नीचे का एरिया ये वाला एरिया। तो ये हो जाएगा ए टू बी के नीचे का एरिया y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो। और थर्ड एरिया जो है वो कौन सा है, b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी, वो कौन सा एरिया है, तो वो एरिया ये वाला हो गया। यहाँ से लेकर टोटल ये पूरा का पूरा, ये अगर बात करूँ तो ये हमेशा बड़ा होने वाला है। तो फिर आप चाहे इसको फॉर्मूला समझे या उस समय क्वेश्चन जब आए तो आप इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर लें, उस तरीके से आप याद कर लें, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे, तो हमें इसको ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें इन तीनों प्रॉपर्टी जो ए बी सी वाली हम लोगों ने किया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फंक्शन को बस हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। थर्ड वाली जो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है हमारे पास, जैसे इसने बोला ना कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होते हैं, ये इनको नहीं बोल सकते कि ये मोनोटोनिक है। क्योंकि मोनोटोनिक है उनको बोलते हैं जो आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, और या तो फिर हम उनको कुछ इंटरवल में ब्रेक कर लें तो कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू ए से बी पर ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए से सी तक जब जा रहा है एक्स इक्वल टू ए से सी तक तो डिक्रीज कर रहा है, और सी से बी तक जब आप जा रहे हैं तो वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमें इनके लिए एक फार्मूला बनाना है। तो हमने क्या देखा, जो सबसे नीचे का जो एरिया है, इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा, इसकी नेमिंग कर देते हैं अपन। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो सबसे छोटा होगा उससे बड़ा होगा एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, या फिर इसका नाम है एरिया ऑफ, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ये ई हो गया और इसका नाम रख लेते हैं एफ, और ये जी हो गया और ये एच हो गया। तो ये जो एरिया है वो किसका आ रहा है, जो कर्व का एरिया है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी ई एच एफ और ए, इस पूरे कर्व का एरिया ए बी ई एच एफ ए को अगर आप ध्यान से देखें, ए बी ई एच एफ ए से चालू हुए थे और ए पे आ गया, तो ये एरिया जो येलो कलर में है, ये एरिया जो है वो ए बी सी डी से बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा एरिया होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रेक्टेंगल ए बी ई जी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी ई और जी। तो वही ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ए बी ई जी का एरिया है ऊपर वाला जो ऊपर लिखा है, ये मिड में ये लिखा है और थर्ड में ये लिखा हुआ है, तो वही सेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए लेस देन ये लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। अब उसमें एफ ऑफ ए का कोई रोल नहीं रहने वाला है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी लास्ट वाली। तो हमारा काम क्या होगा, जब हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नॉन मोनोटोनिक है, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वो ए का पार्ट होगा कि बी का होगा कि सी का होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू
of the function limit 0 to 1 x upon x cube plus 16 dx lies in the interval a to b, closed interval में a to b. The smallest such interval is अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे इन्होंने इनके पूछने के तरीके सब अलग अलग होंगे. जैसे ये अभी हमने ए प्रॉपर्टी पढ़ी, बी पढ़ी, सी पढ़ी, तो ये क्या कह सकते हैं कि इसकी रेंज बता दो. जैसे यहाँ पर लिखा हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स की रेंज क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू बी माइनस ए से एफ ऑफ ए तक है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, और ये जो बी माइनस ए एफ ऑफ बी है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो कभी कभी वो रेंज भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हैं. वो कह देंगे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स की रेंज बताइए क्या होगी, तो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक है, बी माइनस ए से एफ ऑफ ए, और ये बी माइनस ए से एफ ऑफ बी तक है. तो किसी भी तरीके वो पूछ सकते हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है. यहाँ पर भी रेंज पूछ सकते हैं, यहाँ थर्ड वाले में रेंज पूछ सकते हैं. जैसे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ दिया है ना, ये यही कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 to 1 x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 dx lies in the interval a to b, then the smallest such interval is. तो ये smallest such interval हमको बताना है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. तो सबसे पहला काम हमको ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है. सबसे पहला काम तो यही चेक करिए आप. ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 0 से 1/17, 0 to 1, 0 to 1/27 और डी नन ऑफ दिस. सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. तो वो कैसे पता चलता है, डिफ्रेंशिएट करके पता चल जाता है. हमने इसको किया हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसको एफ डैश एक्स आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, 0 से 1 के मिड में. कौन सा फंक्शन है बेटा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे?
ओके इंक्रीजिंग है ना, हाँ ठीक है। तो एफ डैश एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस 3x क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 16 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर की तो कोई टेंशन ही नहीं है, न्यूमरेटर और चेक करना पड़ेगा। तो 0 से 1 के मिड में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर हमेशा 16 माइनस 2x स्क्वायर से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप x की वैल्यू कुछ भी 0 से 1 के मिड में ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू वो 16 के क्रॉस तो कर नहीं सकती कि नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इन 0 to 1। जो 0 से 1 हमारा इंटरवल है उसमें हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ना, इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। क्वेश्चन 0 से 1 में ही दिया है। जो ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि इनकी वैल्यू किसके किसके मिड में लाई करेगी, उसका नाम ए और बी दिया हुआ है। जो ये जो दिया है ए कॉमा बी, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो इसका इंटरवल पूछ रहा है कि ये जो डेफिनेट है ये किसके मिड में लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये पहला पॉइंट यही था कि हम क्या करते हैं, b माइनस ए से एफ ऑफ ए, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ए पर, ए कॉमा बी पर, तो b माइनस ए से एफ ऑफ ए लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन b माइनस ए टू एफ ऑफ बी तक। तो अब यहाँ पर चेक कर लीजिए आप। अब ये इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो ए की वैल्यू इन्होंने इंटरवल में, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। और जो इंक्रीजिंग के लिए फार्मूला है वो है b माइनस ए टू एफ ऑफ ए लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस ग्रेटर देन, इस तरीके से है b माइनस ए टू एफ ऑफ बी। तो अब जरा देखो, b माइनस ए करोगे तो 1 माइनस 0। अच्छा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो जरा एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर। तो एफ ऑफ 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और एफ ऑफ बी का मतलब हो गया एफ ऑफ 1, तो 1 जब रखोगे तो 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस 16 यानी 1/17 हो गया। तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है और लेस देन, क्वेश्चन हमारा है लिमिट 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 dx और लेस देन क्या हो जाएगा 1/17। और यहाँ इक्वालिटी भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वालिटी भी आप लगा सकते हो। तो ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, और ये कह रहा है लिमिट 0 to 1 एक्स क्यूब प्लस 16 dx लेस देन और इक्वल टू 1/17। तो यही तो बोला था उसने कि इसकी वैल्यू जो है वो ए और बी के मिड में लाई कर रही है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू ए और बी के मिड में लाई कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो वो क्या हो जाएगा, 0 to 1/17। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 0 to 1/17 ए ऑप्शन। तो फिर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए, यहाँ पर कहीं कोई डाउट आ रहा तो बताइए आप मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब ये प्रूव दैट करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ए और बी करके ऑप्शन में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ है लिमिट ए टू बी, तो लिमिट 0 to 1 गिवन है, कह रहा प्रूव दैट
1/4 और ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 1। अब वहाँ पर ये a और b बना सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ये वाले का सही आंसर। अच्छा, खैर इसका तो आंसर नहीं निकालना, इसको तो हमें प्रूव ही करना है। तो करिए, प्रूव करिए, उसी से आइडिया हो जाएगा कि हमें आ गई बात समझ में कि नहीं आई। सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्या, चेक किया डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है 0 to 1 में। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सही है बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे ही एफ ऑफ एक्स को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5 लेट करेंगे और एफ डैश एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और अपॉन में भी पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी ये ऊपर लिखी हुई है, बस जहाँ पर ए था वहाँ बी आ जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पर ए आ जाएगा। एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए, एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए से इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट 0 to 1 एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए की इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो निकल आएगा, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है 0, ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 1 है, और एफ ऑफ एक्स तो ऊपर गिवन है, तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं डायरेक्ट। 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया, और एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 1/4 आ जाएगा। तो बस ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। ये एफ ऑफ 0 का मतलब एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ बी यानी 1/4 इंटू 1 माइनस 0 लेस देन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स लेस देन एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है इंटू बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी ना मुझे, तो 1 माइनस 0। तो देखिए आ गई वैल्यू, इजीली ये सॉल्व होके आ जाते हैं, इसमें ऐसा कोई दम नहीं होता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स और ये हो गया 1, तो ये देखिए हो गया प्रूफ। है कोई प्रॉब्लम?
भाई यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ? नहीं? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देता हूँ मैं। सेम यही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट पाई अपॉन 3√3 लेस देन, और ये हो गया लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5। मतलब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 0 to 1 ग्रेटर देन है और इक्वल टू है पाई अपॉन 3√3 से, और लेस देन और इक्वल टू है पाई/4 से। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर वो ए और बी करके पूछ सकते हैं ऑप्शन बना के, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि भाई ये तो प्रूफ वाले हैं, ये तो नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है, चेंज करने वाले कुछ भी चेंज कर देते हैं। इसको बताने का पर्पज़ ये है कि देखिए अभी ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसमें तो हमें डायरेक्ट सब कुछ दिख रहा था कि ये डिक्रीजिंग था और लिमिट भी रख दी तो सीधे सीधे ये बन जाते। लेकिन अब यही सेम क्वेश्चन है 0 से 1 dx अपॉन बस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, और उसी की लिमिट जो है इन्होंने ये दे दिया है, तो ये कैसे आएगा? तो यही बताना है। मेन मोटो यही है कि आपको समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं। एक बात का तो आइडिया है ये कि पाई/4 जो है, ये पाई/4 tan इनवर्स में आता है, और tan इनवर्स x में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये जो पाई/4 है वो tan इनवर्स में आता है, tan इनवर्स x में, और x tan इनवर्स x आता है जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है, तब आता है। तो हमें कुछ ऐसा ही कंपेयर करना है। तो देखो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, किस तरीके से हम चालाकी करके ज़बरदस्ती इसको जो है, तो x को लेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। हम देखिए कैसे कंपैरिजन की करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे इंटीग्रेशन होगा इसमें, क्योंकि हमें लिमिट तो चाहिए, पाई/4 वैल्यू चाहिए। लेकिन पहले देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x की पावर 5 को कंपेयर करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 1 के बीच में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 जो है वो हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा? क्योंकि ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसमें जो है कुछ ऐड हो रहा है ये, और ये कोई ना कोई छोटी क्वांटिटी है, लेकिन है तो कोई क्वांटिटी। अब जरा इसको देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के मिड में होती है, तो देखो ये दोनों तो सेम है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये सेम है, और ये भी सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 भी सेम है। बस हमें कंपैरिजन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 में करना है। तो 0 से 1 के मिड में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 में कौन बड़ा होगा? 0 से 1 के मिड में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये छोटी है, और ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स की पावर 5 है, तो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 2x की पावर 5 होगा, और दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए। ऐसे समझ लीजिए आप। हमें कुल मिला के 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लाना ही लाना है, ताकि हमें पाई/4 तो मिल सके। तो अब देखो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे ताकि हम पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के पार्ट में अपने आप को बना सके। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 जो है वो बड़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और वो छोटा है 1/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे तो बोलेंगे। अब जरा इसको हमें रिवर्स कर देना है, क्योंकि हमें अपॉन में चाहिए ये। तो हमने इसको हमने रिवर्स किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5, और इससे बड़ी वैल्यू ये हो गई 1 प्लस 3x स्क्वायर से बड़ा ये हो गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले 1/1 प्लस 3x स्क्वायर को लिख लेता हूँ, जिसको √3x का होल स्क्वायर बोल दूंगा, और फिर ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट हमें क्या लेनी है, 0 से 1, तो लिमिट यहाँ पर ले लेते हैं 0 से 1 dx, 0 से 1 dx, और ये 0 से 1 dx। तो इस तरीके से चालाकी करके हमको किसी तरीके वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई वहाँ कैसे पता चलेगा हमको, तो बेटा जब हम 10 क्वेश्चन इसी टाइप के एक ही टाइप के करेंगे ना, तो सारा आइडिया हमको हो जाता है, बस हमें याद रखना पड़ता है और इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के हमें सॉल्व करने होते हैं कि भाई ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, अगर हम 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया नहीं होगा, जब 2-4 क्वेश्चन हमारे दिमाग से होके जाएंगे तो फिर अपने आप आइडिया होगा। और याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो याद रखना है कि हम करेंगे कैसे। अब बस इसके बाद शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कर लेंगे। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये tan इनवर्स एक्स का केस बन जाएगा, और तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन है, यही तो वैल्यू आ जाएगी ना। √3x को t लेट करोगे तो tan इनवर्स t हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन है, और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। और ये क्या है, tan इनवर्स x है, लिमिट 0 to 1, तो 1/√3 तो बाहर ले लेते हैं, tan इनवर्स 1 जब लेंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, √3 की वैल्यू tan इनवर्स √3 है तो π/3 हो जाएगा, तो π/3 और बाहर √3 वेट कर रहा है, तो π/3 √3 से जो हमारा क्वेश्चन है लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 5, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। तो ये देखिए इतना मुश्किल सा काम नहीं है, एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए बस हमको पकड़ के रखना है इसको। और इजी है, कर लेंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? एक क्वेश्चन और जे के प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं जल्दी से, और इसको भी आप जल्दी से बताएं करके, फिर एक होमवर्क देता हूँ, फिर तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। प्रूव करना है, प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, पहले कभी सब्जेक्टिव में आया हुआ है। 1 और ये लिमिट 0 to π/2 sin x अपॉन x है, और dx, और ये π/2 है। कह रहा है कि sin x अपॉन x लिमिट 0 से π/2 के बीच में 1 से π/2 के मिड में ही रहने वाला है, ये हमें प्रूव करना है। एक ये इनइक्वालिटी है, एक और अच्छा यहीं पे लिख ही देता हूँ मैं दोनों को एक साथ, तब तक आप फर्स्ट वाले में दिमाग लगाएं। दूसरा है प्रूव दैट π/6 से लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx π√2/8, ऐसा कुछ प्रूव करना है, π√2/8। तो चलिए फर्स्ट वाले को बताइए कैसे करेंगे। सेकंड तो वैसे ही है जो अभी हमने ऊपर किया हुआ था, ये जो अभी हमने ऊपर किया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, बिल्कुल सेम वैसा ही है।
सबसे पहला काम हमको ये चेक करना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जैसे ही हम चेक कर लेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स को तो फिर आइडिया हो जाएगा हमको। तो चलिए मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ इसको। इसका सलूशन यहाँ मैं दे रहा हूँ। हमने y इक्वल टू लेट कर लिया साइन एक्स अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स निकाला। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम कंपेयर करके नहीं बता सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि यहाँ पर हम इसको देख के नहीं बता सकते कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा था। ये कॉस एक्स कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10x। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि ये वैल्यू देखो 0 से π/2 के बीच में cos x पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, x माइनस 10x क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सोचो 0 से π/2 के बीच में x माइनस 10x पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बताइए बच्चों, x माइनस 10x 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव कि निगेटिव? तो देखिए उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे इसको। ये हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम फंसे तो हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेने चाहिए। y इक्वल टू एक्स का केस ये हो गया, और 10x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से आता है। ये यहाँ पर ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे नीचे, और ये माइनस π/2 से π/2 के मिड में। तो अब इसी से देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बड़ा होगा, 10x बड़ा होगा कि x बड़ा होगा। ये जो है ग्राफ ये 10x का है, तो हमें दिख रहा है कि 0 से π/2 के बीच में हमेशा 10x ऊपर आ रहा है और x नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि हमेशा 10x की वैल्यू x से बड़ी होगी। 0 से π/2 के मिड में हमेशा 10x x से बड़ा होगा, तो x माइनस 10x हमेशा क्या देने वाला है, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0, यानी कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग हो गया तो डिक्रीजिंग के लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था अभी, क्या था, एफ ऑफ बी से बी माइनस ए लेस देन और इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए टू बी माइनस ए। तो बस अब हमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए और निकाल देना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू π/2, एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 0। तो अब तुम लोग बताओ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए बात करोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 1, और एफ ऑफ बी यानी कि π/2 तो साइन 90, तो साइन π/2 अपॉन π/2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन पाई हो गया ये। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 अपॉन पाई इंटू π/2 माइनस 0 लेस देन, हमारा ये क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू π/2 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और ये एफ ऑफ ए जो है वो 1 है, और b माइनस ए का मतलब π/2 माइनस 0। तो देख लीजिए आप π/2 से 2/π कट हो गया, तो 1 से लेकर 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन एक्स की जो रेंज है वो 0 से 1 से π/2 के मिड में होगी। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप इसको। और एक ये जो ऊपर क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले टर्म पे।